नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं काल श्रेणी का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। काल श्रेणी के विश्लेषण के अंतर्गत दी गई समंग श्रेणी का काल के आधार पर यानी समय के आधार पर श्रेणी में हुए परिवर्तनों के कारणों का पता लगाया जाता है और इसके आधार पर भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को मापा जाता है, यानी कि भविष्य के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। तो दी गई समंग श्रेणी में जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों के कारणों का पता लगाकर और फिर भविष्य के संबंध में जो भावी प्रवृत्ति के संबंध में अनुमान लगाना ही काल श्रेणी विश्लेषण कहलाता है। कल हमने काल श्रेणी के कुछ घटकों की बात की थी। तो काल श्रेणी को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओ यानी कि ओरिजिनल डेटा, जो काल श्रेणी के जो मूल समंक हैं वो ओ से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और ये जो समंक हैं ये कुछ घटकों से बने हुए होते हैं, जिसमें से पहला है टी, दूसरा एस, सी और आई। टी यानी कि ट्रेंड, प्रवृत्ति। तो जो समंक श्रेणी है, जो ओरिजिनल डेटा है, उसमें एक प्रवृत्ति पाई जाती है, एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति पाई जाती है। ये प्रवृत्ति बढ़ोतरी की या कमी की देखी जा सकती है। तो दीर्घकाल में जाकर ये जो समंक श्रेणी है या तो इसमें बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जाती है या फिर इसमें कमी की प्रवृत्ति देखी जाती है। दूसरा जो घटक है वो है सीजनल वेरिएशन, आर्तव विचरण। आर्तव विचरण का प्रभाव समंक श्रेणी पर पड़ता है और आर्तव विचरण के कारण होते हैं कि जो समंक श्रेणी है उस पर मौसम का प्रभाव पड़ता है, फैशन का प्रभाव पड़ता है, रीति रिवाज का प्रभाव पड़ता है। तो जो सीजनल वेरिएशंस है, सीजनल वेरिएशंस की वजह से भी जो है समंक श्रेणी में परिवर्तन होते रहते हैं। तीसरा घटक है साइक्लिक फ्लक्चुएशन, चक्रीय उच्चावचन। चक्रीय उच्चावचन ये नियमित तौर पर 3, 5 या 7 साल की अवधि के बाद ये ऐसे उच्चावचन, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और इन उतार चढ़ावों का कारण होता है मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन, या फिर हम देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में मंदी, तेजी आदि का दौर एक निश्चित समय अंतराल के बाद में आता रहता है। तो ये जो चक्रीय उच्चावचन है, जो बाजार में जो रिसेशन, जो बूम, रिकवरी आदि जो उच्चावचन आते हैं, उनका प्रभाव भी समंक श्रेणी पर पड़ता है। इसके बाद चौथा घटक है इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस, अनियमित उच्चावचन। अनियमित उच्चावचन किसी नियमित समय अंतराल के बाद नहीं आते, ये आकस्मिक किन्हीं प्राकृतिक कारणों से ऐसे उच्चावचन आ जाते हैं समंक श्रेणी में। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई कहीं भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है या अकाल पड़ता है, तो इसका प्रभाव समंक श्रेणी पर पड़ता है, समंक श्रेणी में परिवर्तन आ जाता है। या फिर जो मानव निर्मित जो ऐसी घटनाएं हैं जैसे हड़ताल है या फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वो भी इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस के अंतर्गत आती है और इनका प्रभाव भी समंक श्रेणी पर पड़ता है। तो जो समंक श्रेणी दी गई है, जो काल श्रेणी दी गई है, जो डेटा है वो 4 घटकों से मिलकर बनता है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति जो है ये दीर्घकाल को प्रदर्शित करती है, यानी ये दीर्घकालीन प्रभाव है। और इसके बाद ये जो तीनों घटक हैं, जो सीजनल वेरिएशंस हैं, साइक्लिक फ्लक्चुएशन है या फिर इर्रेगुलर फ्लक्चुएशन है, ये अल्पकालीन होते हैं। इनका प्रभाव कुछ ही समय के लिए रहता है। और इनमें भी अल्पकालीन जो उच्चावचन है, इनमें भी ये जो 2 उच्चावचन है या जो 2 उतार चढ़ाव है, एक तो सीजनल वेरिएशन यानी कि मौसम, फैशन या रीति रिवाज के कारण जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं समंक श्रेणी में, और दूसरा जो चक्रीय उच्चावचन है, जो बाजार की जो स्थिति है, मंदी या तेजी, इस वजह से जो परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार के ये जो 2 उच्चावचन हैं, सीजनल और साइक्लिक, ये नियमित होते हैं। ये कुछ ना कुछ समय अंतराल के बाद में ये उच्चावचन आते रहते हैं। सीजनल वेरिएशन, उसका जो समय अंतराल है वो कम होता है, ये इनका समय अंतराल 6 महीना, साल भर होता है। जबकि साइक्लिक जो फ्लक्चुएशन है, जो चक्रीय उच्चावचन है, इनका समय अंतराल ज्यादा होता है। इनका समय अंतराल 3 साल, 5 साल या 7 साल होता है। ये नियमित होते हैं। और ये जो इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस हैं, जो हड़ताल या बाढ़, भूकंप, युद्ध की स्थिति के कारण आते हैं, ये अनियमित होते हैं। इनका कोई निश्चित समय अंतराल नहीं होता। तो इन चारों घटकों में से हमको अलग अलग घटक ज्ञात करने होते हैं।
तो हमने एक क्वेश्चन लिया है इस चैप्टर का, छठा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कहा है कि निम्न समंकों से 3 वर्षीय चल माध्य का प्रयोग करते हुए उपनति, उपनति का मतलब होता है ट्रेंड यानी कि प्रवृत्ति, तो निम्न समंकों से 3 वर्षीय चल माध्य का प्रयोग करते हुए उपनति ज्ञात कीजिए। तो एक समंक श्रेणी, एक काल श्रेणी दी हुई है और उस काल श्रेणी में हमको ट्रेंड ज्ञात करना है। इसका जो पहला घटक है टी, वो हमको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। और ट्रेंड ज्ञात करने के लिए जो विधि बताई गई है, जो मेथड है, वो है चल माध्य, मूविंग एवरेज मेथड। तो 3 वर्षीय चल माध्य का प्रयोग करते हुए हमको ट्रेंड वैल्यूज ज्ञात करनी है। तो ईयर्स दिए हुए हैं 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2003 से लेकर 2012 तक वर्ष दिए गए हैं और इन वर्षों में जो उत्पादन हुआ है टन्स में, वो दिया गया है। और इन आंकड़ों के आधार पर ये जो समंक श्रेणी दी गई है, इसकी हमको उपनति ट्रेंड ज्ञात करना है और जो मेथड है वो मूविंग एवरेज मेथड काम में लेना है। तो कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ईयर्स दिए गए हैं 2003 से 2012 तक, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 2003 से 2012 तक के वर्ष दिए गए हैं और जो प्रोडक्शन हुआ है टन्स में, वो भी दिया गया है 28, 32, 30, 30, 34, 36, 32 और 36, ये प्रोडक्शन दिया हुआ है। 3 वर्षीय चल माध्य का प्रयोग करते हुए हमको ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए हम 3 वर्षों का टोटल ज्ञात करेंगे 3 ईयरली, और ये टोटल रहेगा मूविंग टोटल। ये जो टोटल है वो चलता हुआ मूविंग टोटल होगा। तो क्या किया जाएगा कि पहले 3 वर्षों का टोटल किया जाएगा और जो टोटल आएगा वो बीच वाले वर्ष के सामने लिख दिया जाएगा। तो 3 वर्षीय चल माध्य का प्रयोग करते हुए हमको टी यानी ट्रेंड वैल्यूज ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक 3-3 वर्ष का टोटल कर लिया जाएगा। तो पहले इन 3 वर्षों का टोटल किया जाएगा 28 प्लस 28 प्लस 32, इनका तीनों का टोटल आ रहा है 88, और ये बीच में, क्योंकि हमको औसत ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, माध्य के आधार पर हमको जो ट्रेंड वैल्यूज ज्ञात करनी है, इसलिए इन 3 वर्षों के बीच वाले जो वर्ष है उसमें इनका टोटल लिख दिया जाएगा। अब पहले वर्ष को छोड़ दिया जाएगा और पहले वर्ष को छोड़ने के बाद आगे के जो 3 वर्ष हैं उनका टोटल किया जाएगा, यानी मूविंग टोटल है ये, चलता हुआ। तो पहले 3 वर्षों का टोटल किया जाएगा, उसके बाद एक वर्ष को, पहले वर्ष को छोड़कर बाकी आगे के 3 वर्षों का टोटल किया जाएगा। तो 28 प्लस 32 प्लस 30, इन तीनों वर्षों का टोटल आ रहा है 90 और बीच वाले वर्ष के सामने 90 लिख दिया जाएगा। फिर दो वर्षों को छोड़ दिया जाएगा और इसके आगे बाद के 3 वर्षों का टोटल किया जाएगा 2005 से लेकर 7 के प्रोडक्शन का, और इनका टोटल आता है 32, 30 और 30, 92। और 2005, 6 और 7 इन 3 वर्षों के प्रोडक्शन का टोटल किया है और इनका टोटल आ रहा है 92, और ये लिख दिया जाएगा 2006 वर्ष के सामने। अब 3 वर्षों को छोड़ दिया जाएगा और आगे के 3 वर्षों का टोटल किया जाएगा, यानी ये चलता हुआ टोटल किया जा रहा है, मूविंग टोटल है ये, क्योंकि हमको मूविंग एवरेज के आधार पर जो है ट्रेंड वैल्यूज ज्ञात करनी है। तो 3 वर्षों का टोटल है 2006, 7, 8 का 30, 30 और 34, 94, और ये 2007 वर्ष के सामने, बीच वाले वर्ष के सामने लिख दिया जाएगा। इसके बाद अगले 3 वर्षों यानी कि एक वर्ष को छोड़कर इसके आगे के 3 वर्षों का टोटल किया जाएगा। तो 30
34 प्लस 34, ये आ रहा है 98, और ये बीच वाले वर्ष के सामने लिख दिया जाएगा। फिर एक वर्ष को छोड़ के आगे के 3 वर्षों का टोटल किया जाएगा, 34 प्लस 34 प्लस 36, और इनका टोटल आता है 104। ये बीच वाले वर्ष के 3 वर्षों में से बीच वाले वर्ष के सामने लिख दिया जाएगा। फिर एक वर्ष को छोड़ के आगे के 3 वर्षों का टोटल किया जाएगा, 34 प्लस 36 प्लस 32, 102, और ये इन तीनों में से बीच वाले वर्ष के सामने लिख दिया जाएगा। इसके बाद फिर से एक वर्ष को छोड़कर आगे के 3 वर्षों का टोटल किया जाएगा, और इनका टोटल आता है 36 प्लस 32 प्लस 36, 104, और ये भी इन तीनों में से बीच वाले वर्ष के सामने लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 3 वर्षों के आधार पर 3 ईयरली मूविंग टोटल हमने ज्ञात कर लिया है, और अब 3 ईयरली मूविंग एवरेज 3 वर्षीय चल मध्य ज्ञात करेंगे, जो कहलाता है ट्रेंड वैल्यूज, ये उपनति मूल्य कहलाएंगे। तो अब जो हमने टोटल की है 3 ईयरली मूविंग, जो टोटल की है, प्रत्येक टोटल में 3 का भाग लगाकर हम मूविंग एवरेज 3 ईयरली मूविंग एवरेज ज्ञात कर लेंगे। तो 88 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये आ रहा है 29.33। तो 2004 के लिए जो ट्रेंड वैल्यू है वो है 29.33। फिर 90 में 3 का भाग लगाया जाएगा, 90 में 3 का भाग लगाने पर आता है 30। फिर 92 में 3 का भाग लगा दिया जाएगा, यानी प्रत्येक 3 वर्ष के लिए 3-3 वर्षों का हमने मूविंग टोटल ज्ञात किया, और फिर 3 वर्षों के आधार पर ही हमको मध्य ज्ञात करना था। तो जो टोटल ज्ञात किया है, मूविंग टोटल ज्ञात किया, उसमें 3 का भाग लगाएंगे तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज ज्ञात हो जाएगा। 92 में 3 का भाग लगाएंगे तो 30.67। फिर 94 में 3 का भाग लगाएंगे तो 31.33। फिर 98 में 3 का भाग लगाएंगे तो 32.67। 104 में 3 का भाग लगाएंगे तो 34.67। 102 में 3 का भाग लगाने पर आता है 34, और 104 में 3 का भाग लगाने पर आता है 34.67। तो इस प्रकार से चल मध्य विधि के आधार पर 3 वर्षों को आधार मानते हुए हमने जो है इस क्वेश्चन में ट्रेंड वैल्यूज, उपनति मूल्य ज्ञात किए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।